नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली में जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर परेशान हैं, उनको राहत मिलने की उम्मीद है। आज दिल्ली सरकार ने साफ साफ कहा कि वो पुरानी गाड़ियों को इंपाउंड करने के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, पुरानी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं, उसमें कई खामियां हैं। इसलिए पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। असल में इस समय दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने टू व्हीलर्स को लेकर परेशान हैं। 62 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं जो 10 या 15 साल पुराने हैं और जिन्हें लेकर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें सीज किया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें पेट्रोल ना दिया जाए। बड़ी संख्या में से सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास पुरानी गाड़ी है, वही उनके लिए बड़ा साधन है। महीने में 1-2 दिन बैंक जाने के लिए, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए या डॉक्टर के पास जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे गाड़ी खड़ी रहती है। तो ये सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पर मैसेज भेजे, ईमेल किए। 1-2 केसेस ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरी मर्सिडीज़ 84 लाख रुपए की है, लेकिन 10 साल पुरानी है, इसलिए स्क्रैप होने के डर से मुझे सिर्फ 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। एक गाड़ी सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली, वो और चल सकती थी, लेकिन नए रूल के तहत इसे भी स्क्रैप करना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने रखी। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने, उन्हें पेट्रोल डीजल न देने की व्यवस्था लॉजिकल नहीं है। सिरसा ने कहा यह आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू किया गया, जबकि एनसीआर के दूसरे शहरों में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वहां पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इससे दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव ठीक नहीं है। सिरसा ने लिखा, जब दिल्ली के आसपास के राज्यों में यह फैसला लागू हो तभी इसे दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए। सिरसा ने कहा कि हर गाड़ी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी होता है, हर 3 महीने में इसे अपडेट किया जाता है। अगर किसी गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल परमिसेबल रेंज में है तो फिर उसे सिर्फ इस आधार पर स्क्रैप कर दिया जाए कि वो पुरानी है, ये ठीक नहीं है। अब आपको बताता हूं कि एक झूठ कितना खतरनाक हो सकता है। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णव ढाबा का नाम पूरा देश जान चुका है। विवाद इस बात पर हो रहा है कि इस ढाबे पर कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यह भी कहा गया कि गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतारकर उसका मजहब चेक किया। आज गोपाल फिर सामने आया। उसने मान लिया कि वो तजम्मुल है। उसे गोपाल नाम तो पंडित जी ने दिया था। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने गोपाल से पूछा, ये पंडित जी कौन है? तो गोपाल ने बताया कि पंडित जी का मतलब सन्नवर। तजम्मुल ने कहा कि सन्नवर खुद पंडित जी बना हुआ था और उसका नाम गोपाल रख दिया था, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान उनका ढाबा चल सके, उस पर ग्राहक आ जाएं। हालांकि कल मैंने आज की बात में आपको डिटेल में बता दिया था कि खुद को गोपाल बताने वाले असल में साहब तजम्मुल हैं। उनके पिता का नाम मकसूद है, बहरी गांव का वो रहने वाला है। मैंने गोपाल बने तजम्मुल का आधार कार्ड भी आपको दिखा दिया था। इसके बाद तजम्मुल के पास सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि मामला काफ़ी गर्म हो गया था, काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इसलिए कल रात ही पुलिस तजम्मुल के घर पहुंच गई। इसके बाद आज हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने भी तजम्मुल से गोपाल बने इस शख्स को पकड़ा। अब खबर बंगाल से। मालदा कोर्ट ने बंगाल में 4 साल पहले हुए असेंबली इलेक्शन के बाद हुई हिंसा के केस में रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स को 9 साल की बच्ची के रेप के आरोप में दोषी ठहरा दिया। रेप के केस में कोर्ट के फैसले आते रहते हैं, लेकिन यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि रफीकुल इस्लाम ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार इसलिए किया था क्योंकि उसके माता पिता बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। रफीकुल इस्लाम रिटायर्ड टीचर है, तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर है। वो 2021 के असेंबली इलेक्शन में ममता की पार्टी का प्रचार कर रहा था, लेकिन इस बच्ची के परिवार वालों ने रफीकुल इस्लाम की अपील के बावजूद बीजेपी को वोट दिया था। बस इसी बात से
रफीकुल इस्लाम चिढ़ गया और उसने परिवार से बदला लेने के लिए बच्ची को निशाना बनाया। जब बच्ची के पेरेंट्स मजदूरी करने गए थे, उसी वक्त रफीकुल इस्लाम बच्ची को एक कमरे में ले गया और उसके साथ हैवानियत की। यह केस कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने जांच की, 22 लोगों की गवाही हुई। इन गवाहों में सबसे अहम थी रेप की शिकार बच्ची की नाबालिग कजन। उसने रफीकुल को बच्ची को घर के अंदर ले जाते हुए देखा था। इसके बाद कोर्ट ने रफीकुल इस्लाम को चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची के रेप के इल्जाम में दोषी ठहरा दिया। अदालत कल 4 जुलाई को रफीकुल इस्लाम की सजा का ऐलान करेगी। सीबीआई की तरफ से केस लड़ रहे वकील अमिताभ मित्रा ने कहा, रफीकुल के लिए कड़ी सजा की मांग करेंगे। एक और केस में तृणमूल कांग्रेस के 3 नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की हत्या के केस में तृणमूल विधायक परेश पॉल, पार्षद स्वप्न समद्दर और पापिया घोष को आरोपी बनाया है। कोर्ट में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन तीनों नेताओं के नाम हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 पुलिस अफसरों समेत कुल 18 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। असल में 2 मई 2021 को कोलकाता के कंकुरगाछी इलाके में बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा बड़े पैमाने पर हुई थी। कोलकाता में अभिजीत सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था। इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए। अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार ने बताया कि ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने घर में घुसकर उन्हें और उनकी मां को बुरी तरह पीटा और इसके बाद अभिजीत की हत्या कर दी। विश्वजीत सरकार ने कहा, चुनाव के दौरान ही ये तीनों नेता बीजेपी सपोर्टर्स को धमकी दे रहे थे और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये करके दिखा दिया। आज कर्नाटक से भी हैरान करने वाली खबर आई है। कर्नाटक के एक पुलिस अफसर ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सार्वजनिक तौर पर भारी भीड़ के सामने उनको बेइज्जत किया, रैली में मंच पर बुलाकर चांटा मारने की कोशिश की। यह अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं। बेलगावी जिले के एएसपी नारायण बर्मणी ने कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिखकर वीआरएस की मांग की। अपनी चिट्ठी में एएसपी नारायण बर्मणी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। मुख्यमंत्री के बर्ताव से उनकी वर्दी को दाग लग गया। वो वर्दी पहनने से डर रहे हैं, शर्म की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे, इसलिए अब वो नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि अब वो खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता इसी तरह की हरकत करने के कारण विवाद में आ गए। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद ने अपने दफ्तर में कोर्ट लगाया, वहीं सुनवाई की और सजा भी सुना दी। सजा के तौर पर 2 लड़कों की पिटाई की गई, कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। अब इसकी बैकग्राउंड यह है कि संडे की रात ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक मराठी युवक किरण जाधव का मोबाइल फोन के दुकानदार से झगड़ा हो गया। दोनों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद किरण जाधव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती उससे पहले ही किरण जाधव पूर्व सांसद राजन विचारे के घर पहुंच गई। उसने कहा कि नॉन मराठी दुकानदार ने उसकी पिटाई की है। इसके बाद राजन विचारे ने दुकानदार को बुलाया और दुकानदार की बात सुने बगैर ही उसे दोषी करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के शामली से एक चौंकाने वाली खबर आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 2 नाबालिग लड़कों ने समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का डीप फेक वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो वायरल हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच में पता लगा कि इकरा हसन का यह अश्लील फेक वीडियो हरियाणा के नूह जिले के एक गांव के 2 लड़कों ने बनाया था। लड़कों की उम्र सिर्फ 13-14 साल है। दोनों अनपढ़ हैं। दोनों ने इकरा हसन एमपी के नाम से फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में इन लड़कों ने किसी दूसरे की पिक्चर पर इकरा हसन की फोटो लगाकर एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। पुलिस ने पता लगाया कि यह फेक वीडियो नूह जिले के
इलाके से पोस्ट किया गया। इसके बाद इकरा हसन ने नूह की कांग्रेस नेता रजिया बानो से कांटेक्ट किया। रजिया बानो ने जांच की तो मालूम हुआ कि इकरा हसन को बदनाम करने वाला ये डीप फेक अश्लील वीडियो नूह के आमका गांव के 2 लड़कों ने बनाया था। इसके बाद कांग्रेस के नेता रजिया बानो नूह के आमका गांव पहुंची। इसके बाद गांव में पंचायत हुई। दोनों लड़कों ने कबूल किया कि वीडियो उन्होंने ही बनाया था। इसके बाद लड़कों की पिटाई हुई और माफी मंगवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब मैं आपको दिखाता हूं बिहार में पुलिस शराबबंदी का नाजायज फायदा कैसे उठाती है। शराबबंदी की आड़ में पुलिस वाले किस तरह लोगों को फंसाते हैं, आज इसका सबूत सामने आ गया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने की पुलिस ने 21 जून को शराब रखने के जुर्म में संजीव कुमार को जेल भेजा था। संजीव कुमार 4 दिन जेल में रहा, लेकिन अब पता लगा कि संजीव की बाइक पर शराब की बोतल्स पुलिस वालों ने प्लांट की थी। असल में वसूली के चक्कर में पुलिस ने संजीव कुमार को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी एफआईआर के पकड़ लिया। उसकी बाइक जब्त कर ली। संजीव कुमार के परिवार वालों थाने पहुंचे। परिवार का कहना है कि संजीव कुमार को छोड़ने के बदले मनियारी थाने के दरोगा ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पुलिस वालों ने संजीव पर शराब रखने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया।